इस सवाल का जवाब बेहतर तरीके से इम्तियाज़ साहब दे पाएंगे, क्योंकि वो और यहाँ के एमपी हैं और हमारे महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट हैं, तो वो आपको जवाब दे सकते हैं। आप बोलिए। ठीक है, आप जो आपसे जानना चाहते हैं हम लोग कि आपको बाहर से महाराष्ट्र की राजनीति कैसे दिखती है? मुझे ये दिख रहा है कि इंशाअल्लाह इस पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से 5 साल पहले यहाँ की आवाम ने, जनता ने बिला लिहाज समुदाय को देखे, मज़हब को देखे, कास्ट को देखे, एक हिस्टोरिकल कामयाबी इम्तियाज़ जलील साहब को दी है। और मेरी नज़र में इम्तियाज़ जलील साहब ने बहुत बेहतरीन तरीक़े से औरंगाबाद की जनता की खिदमत की, उनकी तकालीफ को, उनके मसाइल को पार्लियामेंट में उठाया। पार्लियामेंट के बाहर भी उन्होंने कोशिश की, जैसा आज एक PIL में ख़ुद वो जाकर कोर्ट में बहस किए। और इम्तियाज़ साहब को ये था कि सिर्फ कोविड के 2 साल तो उसमें ख़राब हो गए, पूरे देश में कोविड था, तो जो लिमिटेड 3 साल का टाइम इम्तियाज़ साहब को मिला, उनका परफॉर्मेंस बेहतरीन था, एक्सेलेंट परफॉर्मेंस था। और मुझे यकीन है कि यहाँ की जो जब मतदान होगा 13 मई को, यहाँ पर जितने वोटर्स हैं वो दोबारा औरंगाबाद को कामयाब करेंगे, यहाँ की जनता को, यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी को कामयाब करेंगे, क्योंकि ये जो प्यार मोहब्बत का जो माहौल यहाँ पर मजबूत हुआ है और उसी को लोग आगे बढ़ाएंगे। डेवलपमेंट भी हुआ है, विकास का काम चल रहा है, तो मुझे यकीन है कि दोबारा इस पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम इम्तियाज़ जलील साहब को अपना MP बनाकर उनको कामयाब करेगी। क्योंकि दूसरी जानिब जो पार्टीज़ है वो उनकी जो राजनीति है वो नफ़रत के ऊपर बनी हुई है। वो गलतफहमी फैलाना, गाली देना, दिलों को तोड़ना। इम्तियाज़ साहब उसके ऑपोजिट में काम किए, तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह अच्छा नतीजा आएगा और दोबारा इम्तियाज़ जलील साहब इस पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के जनता के MP बनकर पार्लियामेंट में उनकी नुमाइंदगी और उनकी आवाज़ बनेंगे। कोई पार्टी अपना उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं कर रही है, रिंगन में पहला पहलवान इम्तियाज़ जलील है, बाकी पहलवान आने तो हमने तो इम्तियाज़ जलील साहब के कैंडिडेचर का ऐलान कर दिया और दूसरी पार्टीज अभी देख रही है। ठीक है, उनका प्रेरोगेटिव है, मगर हम तो अपना काम शुरू कर चुके हैं और पूरी जनता का आशीर्वाद, पूरे गरीब और ज़ईफ़, बुज़ुर्ग, हमारी माताएं, बहनें, नौजवान, सबका साथ है और इंशाअल्लाह ज़रूर इम्तियाज़ साहब यहाँ से दोबारा MP बनकर कामयाब होंगे। गठबंधन हो रहा है या किसी से बात? तीसरा सवाल हो गया आप एक अकेले से। नहीं, मैं 13 से बढ़ के नहीं जाऊँगा, 3 हो गए। नहीं, बाड़ा साहब से हमारी अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है और मैं पहले भी कहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, मैं इम्तियाज़ साहब, हमारे पार्टी के तमाम लोग उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, करते रहेंगे। वंचित सोबत आघाडीचे संकेत देत आहेत इम्तियाज़ जलील, असं काही बोलणं सुरू आहे? वंचित बहुजन आघाडीला सोबत घ्यायचं आहे का? वंचित के साथ जाएंगे क्या? इसको साथ में लेंगे? तो अभी जो रिपीट किया वही वो आप सुन लो आप। हाँ, संजय राउत ने आज बुल्ढाना में सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना औरंगजेब से की है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में पैदा हुए और दिल्ली से पूरी सत्ता चला रहे हैं और महाराष्ट्र में नुकसान पहुंचा रहे हैं। गांधी को मारने वाले कहाँ पैदा हुए थे? गोडसे कहाँ पैदा हुआ था? ये जो मुंबई की सड़कों पर फसाद हुआ था, जिसमें हिंदू मुसलमान मारे गए थे, उनको मारने वाले कहाँ पैदा हुए थे? भिवंडी के फसाद में जो गरीब लोग बर्बाद हुए, उनको बर्बाद करने वाले कहाँ पैदा हुए थे? तो ये सब सोचना पड़ेगा। तो ऐसा है ना, को घर को आग लगी, घर के चिराग से का मामला है ये। तो हम तो आग बुझाने वाले हैं,
और हम अमन को मजबूत करना चाहते हैं। अब ये जो महाशय का आप नाम लिए, वो 2014 में कुछ और बोल रहे थे। 2014 में क्या बोले वो? हिंदू हृदय सम्राट, इन्होंने अपना लिखे भी थे आर्टिकल में। तो बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, देखो आप। तो ये इनका ये चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि सियासत करते हुए संविधान को बचाने के लिए हमने चेंज किया है, खुद के परिवार वो कभी अपने लिखे हुए एडिटोरियल्स को पढ़ लें तो उनको आईना दिख जाएगा। अब पांच सवालात हो गए, 6 हो गए, 6। हाँ, किसके ऊपर? देखिए, एक बात सुनिए, मैं कोई बादशाह का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, मैं आपका स्पोक्स पर्सन हूं, आम जनता का स्पोक्स पर्सन हूं। और सुनिए, भारत को संविधान मिलने के बाद ही कोई राजा नहीं रहा, सब बराबर हो गए। तो हम बात करेंगे संविधान के दायरे में रहकर आज़ादी की लड़ाई में सबने हिस्सा लिया था। अब ये बादशाह के बारे में मैं बोलूं, उनका स्पोक्स पर्सन बनूं, मैं नहीं बन सकता। मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर यह कहा हूं, आपसे भी कह रहा हूं। ये अभी मैं इम्तियाज साहब जो है ना, ये जितने बड़े बड़े कंपनी के लोगों ने 8,000 करोड़ मोदी जी को दिया, 1700-1800 करोड़ कांग्रेस पार्टी को दिया, 1500 करोड़ के करीब ममता बनर्जी को दिया, 1100 करोड़ के करीब बीआरएस पार्टी को दिया, डीएमके को दिया, समाजवादी पार्टी को दिया, बीजू जनता दल को दिया, आरजेडी को दिया। मगर इन तमाम लोगों में ये जो खरीदार थे, ये बिकने तैयार हो गए। खरीदार इनको खरीद लिया और हमारी बैड लक बोलिए या गुड लक बोलिए, हमको एक पैसा नहीं मिला। मगर फिर भी हमारे गले में सांप है बी टीम का। ये तमाम के तमाम बिकने तैयार हो गए, बड़ी जो बोली लगाया। अच्छा, हैरत की बात यह है कि आप और हम जानते कि गरीब बर्बाद होता, किसान बर्बाद होता किसमें? लॉटरी में। लॉटरी देने वाला 1300 करोड़ रुपए देता है। क्या है भाई, ये तो इनकी लॉटरी उठ गई। अच्छा, कोई भी जो दिए, इतने बड़े बड़े जो सेठ लोग दिए, सेठ लोग तो फ्री में नहीं दिए ना। सेठ लोग ये बोल के नहीं दिए कि मेरी माँ मर गई, मेरा बाप मर गया, मेरा भाई मर गया, मेरा बेटा मर गया, उसके लिए दे रहा हूं। सेठ लोग इसलिए दिए कि आपको अगर 100 करोड़ का बॉन्ड मिला तो सेठ बोला कि सेठ उसमें एक जीरो बढ़ा के मेरे को काम देना। फ्री लंच नहीं है। 100 करोड़ दिए, 1000 करोड़ का उनको फायदा हुआ। कोई 300 दिया तो 3000 करोड़ उसको दिए। इसको ये क्विड प्रो क्यो जो बोलते हैं, सबको हुआ है। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया, सही करार दिया। मगर जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया और हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार ये बोलते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जो खाए हैं उनसे वसूल करूंगा, या तो खा के हजम करके डकार ले रहे। आप बताओ, 8,000 करोड़ रुपए, 8,000 करोड़, यानी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का भी बजट इतना नहीं है, उतना बजट नहीं है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, इसमें इस हमाम में पूरे पार्टियां नंगे सिवाय एमआईएम पार्टी के। हाँ, इंडिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जिसने खरीदा वो आपके तेलंगाना से आते मेगा इंजीनियरिंग 80-90% तेलंगाना जो बॉन्ड खरीदे ना पूरे हैदराबाद में है, और हैदराबाद के एमपी को सुक्का मार दिए। आने पूरे के पूरे तालाब से पानी लेके चले गए, हम ही प्यासे रह गए। अने ऐसी क्या बात है कि हमको खरीद नहीं सके? आप सोचो बात, हमको खरीद नहीं सके, ये सब के सब बिक गए। देखो आप, सर, यूपी के बदायूं में 2 बच्चों का मर्डर होता है, उस इल्जाम में एक जाकिर नामी शख्स को एनकाउंटर में मारा जाता है। देखिए, वो जो वाकया हुआ है वो एक क्रिमिनल वाकया है और उसकी हम स्ट्रांगेस्ट
वर्ड्स में उसका कंडेम करते हैं कि मासूम बच्चों का कत्ल करना ये कोई इंसान नहीं कर सकता, और इस तरह से उनको कत्ल करना, उनको मारना, हम उसका कंडेम करते हैं। और हम फिर से कह रहे हैं कि जब तक कोर्ट्स हैं, अदालत है, कानून है, तो कानून से उनको पनिशमेंट दिलाओ। आप रूल ऑफ लॉ से देश को चलाइए, रूल ऑफ गन से मत चलाइए। मगर वो जो ट्विन मर्डर हुए, हम उसका स्ट्रांगेस्ट पॉसिबल वे में उसका कंडेम करते हैं। हाँ, अभी तो हम हैदराबाद, औरंगाबाद और किशनगंज से अपने कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट कर चुके हैं। महाराष्ट्र में और कहां पर लड़ेंगे ये इम्तियाज साहब आपको बता देंगे, खुले तौर पर बताएंगे या अनऑफिशियली बताएंगे। हाँ, बहुत सी चीजें दिमाग में चल रही हैं इनके। तो बिहार के ताल्लुक से भी अख्तरुल ईमान साहब और यूपी के ताल्लुक से हमारे शौकत साहब बताएंगे आप। हिमाचल जाते हैं, बीजेपी में जाते हैं, उसके बाद वो अच्छे तरह से काम करने लग जाते हैं। अभी राज ठाकरे भी अमित शाह से मिलने गए थे। वो मेरे क्या करना है, किससे मिले जाके, मैं क्या बोलूं उस बारे में। मगर ये है कि मेरे को याद आ रहा है एक टीवी स्क्रीन, उसमें वीडियो याद आ रहे मेरे को, तो नहीं मालूम, शायद पिक्चर वो खत्म हो गई अभी। हिमाचल प्रदेश में कई सारे मुसलमानों के जो शौक है हाँ, वो जो समाजी सोशल बाइकॉट का धमकी दी जा रही है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, और वहाँ के प्रदेश की सरकार को इसको रोकने की ज़रूरत है। ये सोशल बाइकॉट, अनटचेबिलिटी संविधान में इल्लीगल है, ये गलत है ये, और ऐसा होना बहुत गलत है। मैं भी पार्टी हूँ उसमें, तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मामला। मगर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि CAA को आपको NRC और NPR से जोड़ के देखना है। हमने जब मैं और इम्तियाज जलील साहब ने उस बिल को फाड़ा था, और हमारी पार्टी की तरफ से हमने कहा था कि CAA को अकेला मत देखिए, आप NPR NRC बनाएंगे। तो उस वक्त के होम मिनिस्टर और अभी होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा था कि OECD इस देश में NPR NRC आएगा, हमारे मैनिफेस्टो में ये बात शामिल है। तो आप लोग तैयार हो जाइए, अपने दादा का बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाइए, मीडिया के लोग आपके दादा का बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाइए, क्योंकि NPR NRC होगा तो उसमें जैसा यहाँ पर ये कौन सा इलाका है ये? रशीदपुरा। ये रशीदपुरा में यहाँ का ऑफिसर यहाँ की लिस्ट बनाएगा नामों की, और नासिर सिद्दीकी के नाम को कोई डाउटफुल बोल देगा तो इनके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि इनको बताना पड़ेगा। और इस देश में खाली 5% लोगों के पास पासपोर्ट है, ओनली 5%। आधार कार्ड आप लोगों ने है? आधार कार्ड जाके घर को देखो, पीछे लिखा हुआ है कि वो भारत की सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। तो ये लोग बीजेपी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी देश को गुमराह कर रहे हैं। इनका असल मकसद ये है कि CAA को लागू करके NPR NRC कराई जाए, ताकि इसमें अल्पसंख्यक समाज को अपने ही देश में परेशान कर दिया जाए। मेरा एक ही क्वेश्चन है कि क्या जब ये अभी जो अरुणाचल प्रदेश के मिनिस्टर थे, क्या नाम उनका, अभी जो मिनिस्टर है, हाँ नहीं, वो आसाम, उन्होंने रिटर्न जवाब दिया था पार्लियामेंट में 2014 में कि NPR NRC होगा। अभी आसाम में जो NRC हुआ उसमें 19 लाख लोग के नाम नहीं आए, जिसमें से 11 लाख हमारे हिंदू भाई बहन। उनको आसाम का मुख्यमंत्री बोलता है कि उनको हम CAA से सिटीजनशिप दे देंगे। वो जो 1 लाख 1.5 लाख मुस्लिम माइनॉरिटी है, उनको क्या करना पड़ेगा? उनको फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में केस लड़ना पड़ेगा। हम कभी भी बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो हिंदू भाई, सिख भाई आ रहे हैं, ईसाई आ रहे हैं, उनको सिटीजनशिप देने के खिलाफ नहीं रहे।
बीजेपी ये बता दे कि क्या उनको सिटीजनशिप नहीं दे सकते थे? दे सकते थे। और फिर ये जो इनका जो मामला है कि हम बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के लोगों की मदद कर रहे, भाई श्रीलंकन तमिल्स का क्या होगा? श्रीलंकन तमिल्स भी है, टिबेटियंस भी है, हाँ नहीं, उनका आप क्या करेंगे? अच्छा, जिनको आप सिटीजनशिप देंगे, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान से हमारे हिंदू भाई आ गए, उनको दलित स्टेटस मिलेगा नहीं मिलेगा? उनको रिजर्वेशन मिलेगा नहीं मिलेगा? और फिर ये कट ऑफ डेट क्या लिखे? 2014, यानी उसके बाद उनके पर कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होगा क्या? तो ये मकसद क्या है कि देश में एनपीआर एनआरसी करो और यहाँ के गरीबों को, शेड्यूल ट्राइब को, शेड्यूल कास्ट को और माइनॉरिटीज को परेशान करो। ये इनका असल मकसद है। अब की बार 400 के पार क्या बीजेपी का ये नारा हाँ, अब की बार 400 बीजेपी का नारा है। अब की बार और यहाँ से इम्तियाज जलील सांसद, अब की बार नहीं, अब की बार फिर से इस बार इम्तियाज जलील कामयाब, दूसरी बार इम्तियाज जलील कामयाब। हाँ, अरे भाई तुम रोजा नहीं थे कि आज खाना नहीं खाना है तुमको? हैं क्या दबा के खा लिए यहाँ पे? और कुछ है? कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है तो फिर हाँ, इंडिया की सरकार बन सकती है कि 2024 भाई इनके पास जो है ना बॉन्ड का पैसा है, हमारे पास गरीब का साथ है, बस मजलूमों का साथ है, तो सच्चाई। हाँ, वो उनके पास भी है ना, बॉन्ड है उनके पास। सरकार बन सकती है कि हाँ, गवर्नमेंट बन सकती है कि वो अभी हमारी फिक्र करना है पहले। हैदराबाद, औरंगाबाद, किशनगंज जहाँ के हम लड़ रहे, पहले हम कामयाब हो जाना। अभी सुनिए, ये हमारे को कामयाब हो जाने का है, कामयाब होने की कोशिश करेंगे। और रहा सवाल बीजेपी को रोकने का, तो यकीनन हम बीजेपी को रोकेंगे। कम्युनल फोर्सेस को रोकने का काम हम ही कर रहे, हम करते रहेंगे। कोई पार्टनर नहीं होगा आपका? हाँ, आप जैसा साथी रहने के बाद पार्टनर की क्या जरूरत हमारे को? अब इलेक्शन नजदीक आ गए हैं, रसोई गैस और पेट्रोल में इनको भी कमी हुई है। इसीलिए इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होना, हर 6 महीने इलेक्शन होना, तो गरीबों का फायदा होता ना। अब देखो आप, हाँ सही है, गरीबों का फायदा कैसा होगा? वरना पप्पा जी 5 साल के लिए बैठे रहेंगे, 4 साल के बाद डकार लेके बोलेंगे अरे जनता है अभी, अब चुनाव है तो पेट्रोल कम हुआ, डीजल कम हुआ, गैस कम हुआ। और वन नेशन वन इलेक्शन भारत के संविधान के फेडरलिज्म के खिलाफ है। इसके खिलाफ भी हम खुद जाकर वो जो कमेटी बनाई गई थी प्रेसिडेंट कोविंद साहब के, हम जाके बोले ये गलत है। आप कैसा विधानसभा, पार्लियामेंट, जिला परिषद, म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल चुनाव एक साथ कराएंगे? भाई जनता के मुद्दा अलग होगा ना, जैसा यहाँ पर पीने का पानी का मुद्दा है, नेशनल में नहीं होगा। विधानसभा में करप्शन होगा, नेशनल में कुछ और होगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन करा के तो पूरा बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, ये फेडरलिज्म के खिलाफ है, ये गलत होगा।